जी ओके मैम। ठीक है, चलिए। ठीक है मैम। तो देखो, जो पर्सनालिटी है उसको हिंदी में व्यक्तित्व बोला जाता है, ठीक है, व्यक्तित्व बोला जाता है पर्सनालिटी को। और साइकोलॉजी में, जो मनोवैज्ञानिक योग में जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में जो व्यक्तित्व है वो एक बहुत ही मतलब अच्छा सब्जेक्ट माना गया है, अच्छा टॉपिक है। उस पे बहुत लोगों ने रिसर्च की है, ठीक है ना? इसमें काफ़ी अध्ययन हुए हैं, तो हम साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही इसको पढ़ेंगे, क्योंकि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किसमें आता है? मनोविज्ञान के अंदर आता है, ठीक है? तो इसमें अगर आपको बुक रेफरेंस चाहिए, तो इसकी बुक ये वाली है, आधुनिक सामान्य मनोविज्ञान, ठीक है? मैं इसका पिक यूआईसीबी ग्रुप में डाल दूँगी, ओके? तो जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व को हम कैसे किसी के पर्सनालिटी को हम कैसे बताते हैं कि कौन किस पर्सनालिटी का है? बाहरी आवरण को देखकर हम बताते हैं, ठीक है? बाहरी जो दिखावा है, हमारा पहनना, हमारा चाल चलन, हमारा बोलने का तरीका, हम इसके बेस पे ही हम किसी को बता सकते हैं कि इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है और इसकी पर्सनालिटी बहुत डाउन है। हमारे लिए व्यक्तित्व क्या है? जब हम सामने से किसी को देखते हैं तब हम उसको जजमेंट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पर्सनालिटी है वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका हिंदी मीनिंग है मुंहखोटा, या फिर क्या बोलेंगे उसको, मास्क, मास्क या मुंहखोटा। रोमन में ना कई बार कोई नाटक प्ले करने के लिए जो कैरेक्टर होता था, उनको ये इस टाइप के मुखौटा या इस टाइप का मतलब वो पहनाया जाता था, जिससे उनको वो रोल प्ले करें और लोगों को समझ आ जाए कि ये किसका रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है? तो जो पर्सोना शब्द है वो पर्सनालिटी वहीं से बना है, ठीक है? और इसको बाहरी आवरण और मुखौटा क्यों बोला गया है? कि जो हम बाहरी जो देखते हैं उससे हम पहचान सकें कि सामने वाला क्या है, या वो क्या, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका बताना चाहूंगी, जैसे हमारे यहाँ रामलीलाज होती है। रामलीला में क्या होता है कि एक पूरा मेकअप दिया जाता है रावण को 10 मुख वाला, ठीक है? तो हम समझ जाते हैं कि ये रावण है। राम जी, जो भी भगवान जिस रूप में हमें जो भी उनकी वेशभूषा है, जो उनका मेकअप है, हम उससे एकदम पहचान जाते हैं कि ये इस कैरेक्टर में है, या फिर ये हनुमान बने हैं, या फिर ये रावण का कैरेक्टर है। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो रोमन में भी इसी तरह पर्सनालिटी इसी को माना जाता था, जो बाह्य आवरण और मुंहखोटा होता था, ठीक है ना? अब जो इसका मीनिंग है, मीनिंग हम कैसे लगाएंगे? ये तो इसका पर्सनालिटी शब्द का मैंने आपको मतलब बताया। अब व्यक्तित्व को आप कैसे बताएंगे? व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व एक ऐसी विशेषता है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग दिखाती है। चाहे वो उसके पहनने ओढ़ने का तरीका है, चाहे वो उसकी विचार है, उसका व्यवहार है, इन सब के बेस पे वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, ठीक है? इसको हम पर्सनालिटी हम ऐसे बताते हैं, या फिर इसको और थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में कैसे पढ़ेंगे कि जैसे अगर हमारे पास 5, आप लोग यहाँ मेरी क्लास में 18 स्टूडेंट है, 18 स्टूडेंट में से अगर मैं बात करूं कि शिवा, शिवा कौन है, तो मैं उसको कैसे समझाऊंगी कि हाइटेड है, ठीक है, मतलब हेल्दी है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स टीचर है, तो उसकी पर्सनालिटी पूरी तरह से उसको मैच करती है। या फिर अगर मैं आप लोगों का, मैं सबका नाम नहीं जानती, मैं किसी का भी एग्जांपल दे सकती हूँ। तो टीना से, मैं टीना के बारे में मुझे कोई पूछेगा टीना कैसी है, तो मैं टीना को ये बोलूंगी स्लिम ट्रिम है, बहुत अच्छा फिगर है, ठीक है, लंबी है, पतली है, तो हम ऐसे ही बता पाते हैं। तो ये क्या है? विशेषताएं होती है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग दिखाती हैं। लेकिन ये बाहरी चीजें हैं, ये हम बाहर से जो देख के बता रहे हैं, इसको पूरी तरह से मनोविज्ञान में पर्सनालिटी के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। तो उन्होंने पर्सनालिटी में क्या-क्या डाला है कि आपका व्यवहार, आपके गुण, आपके भाव, आपका बोलना-चालना, आपका रहन-सहन, ये सब उन्होंने पर्सनालिटी के अंदर डाला है, ठीक है? तो अब आप इसका अगर मीनिंग आपको थोड़ा सा भी कहीं लग रहा है, तो ये बेसिक ही है सिर्फ, अभी डेफिनेशंस में हम इसको बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशंस मैं बाद में दूंगी। पहले आप मुझे बताइए कि आपके लिए पर्सनालिटी क्या है? आप व्यक्तित्व को क्या समझते हैं? बताइए। आपके लिए पर्सनालिटी क्या है? आप किसी से कैसे इंप्रेस होते हैं?
मैम किसी के बिहेव For me, the personality is like the values which carry the person. And also he should be neat and clean, but it does not matter is he wearing a very costly things or not, but the how he speak Okay. and how he or she present himself in front of you, and also how much he is capable of listening. All this shows the personality of person, that what character he is having inside him or her. तो ये श्रद्धा जी के अकॉर्डिंग हो गया। आप में से कोई और बताइए। मैम वी कैन सी द बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन ओके। और व्यक्तित्व आपका कैसा है? व्यक्तित्व को मतलब आप स्थिर मानते हैं कि वो एक ही बार निर्माण हो गया उसका, या व्यक्तित्व को आप क्या मानते हैं कि वो चेंजेस आते रहते हैं उसके अंदर? या कि it can be always you can change yourself. Yes. दर्शन में व्यक्तित्व को क्या बोला गया है? दर्शन में व्यक्तित्व को आंतरिक तत्व मतलब जीव माना गया है। ये दर्शन में है। व्यक्तित्व को क्या मानते हैं? जीव मानते हैं। ठीक है। व्यक्तित्व स्थिर अवस्था में न होकर ये गतिमान रहता है, ये चेंजेस आते रहते हैं इसमें। व्यवहार कैसे बदलता है? जब हम जिस माहौल में रहेंगे वैसे ही हमारे व्यवहार बदलते रहते हैं। ठीक है। हमारी आदतें, हमारा स्टाइल, ये सब कुछ लाइफस्टाइल सब चेंजेस आते रहते हैं। तो ये क्या है? ये एक स्थिर स्थिति नहीं मानी गई है व्यक्तित्व की। तो जन साधारण में व्यक्तित्व का क्या अर्थ है? व्यक्तित्व को बाह्य रूप और पहनावे से लिया जाता है। नॉर्मली जो पर्सनालिटी है वो बाह्य रूप और जो बाह्य रूप और पहनावे से लिया जाएगा, लेकिन मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का अर्थ है किसका स्पीकर ऑन है? अभी भी ऑन है किसी का? यस। ठीक है। मनोविज्ञान में पर्सनालिटी क्या है? ये आपके गुण और आपके रूप का एक क्या बोलेंगे इसको? समष्टि। समष्टि क्या है? एक पूरा बंच है जिसमें आपके रूप और आपके गुण दोनों समाहित है। किसी एक चीज को आप पर्सनालिटी के अंदर नहीं ले सकते अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट या अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। ठीक है। दर्शन में व्यक्तित्व को क्या बोला गया है? जीव, आंतरिक तत्व। व्यक्तित्व का स्थिर अवस्था में न होकर उसमें गत्यात्मक क्या होती है? समष्टि है, मतलब वो चेंजेस आते रहते हैं उसमें। ठीक है। और इसमें दूसरा क्या है कि जैसा आपका परिवेश होता है ना, वैसे ही आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। आप जिस कल्चर से हैं वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में वो दिखता है। जैसे हम लोग पंजाबी गर्ल्स को अलग ही पहचान लेते हैं, क्योंकि पंजाबी गर्ल्स के सूट्स को देख के हम बोलते हैं ये पंजाबीज हैं, क्योंकि उनका एक अलग स्टाइल है। कहीं भी कोई शादी आप देखिए, गढ़वाल में भी आप देखते हैं, यहाँ के पहनावे को देखकर हम लोग बता देंगे ये किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। ठीक है। मतलब मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन क्या है, जो बाहरी जो आपका माहौल है, जो वातावरण है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी पर्सनालिटी भी बनती है और बहुत प्रभावित होती है। तो सिंपल शब्दों में व्यक्तित्व को कैसे बोलेंगे कि व्यक्तित्व आपका खाली एक रूप को ही नहीं मानेंगे, उसमें आपके गुणों को भी समाहित किया गया है या उसमें आपके गुणों को भी माना गया है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। ठीक है। पर्सनालिटी इंग्लिश के लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बाहरी आवरण और मुखौटा। ये तो व्यक्तित्व का अर्थ हो गया, सिर्फ मीनिंग सिर्फ व्यक्तित्व का मीनिंग। अब जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान में व्यक्तित्व की 49 डेफिनेशंस दी गई हैं। सब जितने मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अकॉर्डिंग मनोविज्ञान की अपने अकॉर्डिंग उन्होंने व्यक्तित्व की डेफिनेशन दी है, लेकिन इन सारी डेफिनेशंस को हम नहीं पढ़ सकते, ना ही याद कर सकते। तो ऑलपोर्ट ने क्या किया था? ऑलपोर्ट जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या बताया था कि कौन से 1937 में ऑलपोर्ट ने 1937 में अपनी ओर से एक और डेफिनेशन दी थी, 50वीं परिभाषा दी थी, जो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने जिसको मान्य किया था, कि मतलब वो सब उससे एग्री कर रहे थे कि जो उन्होंने पर्सनालिटी की डेफिनेशन दी है वो काफी सटीक थी। नहीं तो आपको पता है, अगर 5 फिलोसफर्स होते हैं तो उनकी 6 फिलोसफी होती है। ठीक है। कहीं ना कहीं विचार मतभेद होते हैं, लेकिन जो 49 डेफिनेशंस दी गई हैं व्यक्तित्व के ऊपर, उसमें 50वीं डेफिनेशन 1973 में
ऑलपोर्ट ने दी थी, और बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने इसको मान्यता भी दी, और उन्होंने इस डेफिनेशन को किस तरह से बताया था। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट 1937, ब्रैकेट में लिख दीजिए ऑलपोर्ट 1937 में, व्यक्तित्व के भीतर, सॉरी, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील संगठन है। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील संगठन है जो वातावरण और उसके समायोजन को से निर्धारित होता है, जो वातावरण में उसके समायोजन को निर्धारित करता है। दो उसमें टाइप से लिख सकते हैं, या तो निर्धारित होता है या फिर जो वातावरण में उसके समायोजन को निर्धारित करता है। तो इस डेफिनेशन में क्या था? इस डेफिनेशन में जो व्यक्तित्व है उसके भीतरी गुण और बाहरी गुणों और व्यवहार को सम्मिलित किया गया। मनोशारीरिक क्या हो गए? जो मेंटली और फिजिकल दोनों टाइप उसमें आ गया, ठीक है। भीतरी गुण और बाहरी गुणों के साथ साथ व्यवहार को भी सम्मिलित किया गया। सेकंड डेफिनेशन आइजेंक के अनुसार, सेकंड डेफिनेशन आइजेंक के अनुसार 1952 में दिया था ये। सिर्फ मैं आपको 4 या 5 डेफिनेशंस बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैम ये दोबारा रिपीट करना सेकंड डेफिनेशन। सेकंड तो मैंने भी बोली नहीं है, नेम बोला ना जिन्होंने बताया। आइजेंक, आइजेंक EYSENCK, आइजेंक ने 1952 के अनुसार व्यक्तित्व के चरित्र, व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, चित्त प्रकृति, ज्ञान शक्ति तथा शारीरिक गठन का, व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, चित्त प्रकृति, ज्ञान शक्ति तथा शरीर गठन का करीब करीब एक स्थायी और टिकाऊ संगठन है। करीब करीब एक स्थायी तथा टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उसके समायोजन का निर्धारण करता है। मैम एक बार और रिपीट कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, मैं अभी धीरे धीरे एक बार और उसको बोल देती हूँ। आइजेंक ने जो डेफिनेशन दी है पर्सनालिटी की, उनके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, चित्त प्रकृति, ज्ञान शक्ति तथा शरीर गठन का करीब करीब एक स्थायी संगठन है। करीब करीब स्थायी संगठन क्यों बोला गया है इसको? लगभग, मतलब आप उसको एक संगठित रूप देख सकते हैं। पूरी तरह से उन्होंने यहाँ नहीं बोला। करीब करीब लगाने का मतलब क्या है इन दो शब्दों का? कि ऑलमोस्ट, लगभग, ठीक है। हम किसी के व्यवहार, उसके शारीरिक जो गठन है, उसका जो कैरेक्टर है, या फिर उसकी मन की स्थिति है, चित्त प्रकृति क्या है, जो चित्त की प्रकृति है, उसके बेस पर उन्होंने यहाँ चित्त प्रकृति एक शब्द पूरा लिख दिया। टिकाऊ संगठन बता गया। टिकाऊ मतलब कि देखो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन कंप्लीटली कोई कभी भी नहीं चेंज होता। जो पर्सनालिटी है वो आप चेंजेस आएंगे उसमें, माहौल के अकॉर्डिंग बहुत चीजें बदलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें वैसी ही रहती है जैसी थी शुरू से। पूरी तरह से व्यवहार और विचार, व्यक्तित्व नहीं बदल पाता, उसको हम चेंजेस लाते हैं उसके अंदर, इसलिए यहाँ पर करीब करीब शब्द उन्होंने जोड़ दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है चाइल्ड के अनुसार। चाइल्ड ने 1968 में जो डेफिनेशन दी थी, उन्होंने बताया था व्यक्तित्व से तात्पर्य। मैम ये पहले वाली कंप्लीट नहीं हुई थी, जो वातावरण में उसके बाद की लाइन। अपूर्ण जो वातावरण में उसके समायोजन का निर्धारण करता है, जो वातावरण में उसके समायोजन का निर्धारण करता है।
नेक्स्ट है चाइल्ड के अकॉर्डिंग, CHILD, चाइल्ड। चाइल्ड के अकॉर्डिंग 1968 में इन्होंने डेफिनेशन दी थी। व्यक्तित्व से तात्पर्य आंतरिक कारकों से होता है। व्यक्तित्व से तात्पर्य आंतरिक कार्यों से होता है। व्यक्ति के व्यवहार को एक समय से दूसरे समय में बदला जाता है या संगत बनाता है। संगत मतलब चेंजेस आते रहते हैं जो। थर्ड डेफिनेशन है इसकी ड्रेवर के अनुसार। ड्रेवर ने साइकोलॉजी की डेफिनेशन दी है। व्यक्तित्व शब्द दैहिक, मानसिक, नैतिक तथा सामाजिक गुणों के संगठन को कहते हैं। व्यक्तित्व शब्द दैहिक, मानसिक, नैतिक तथा सामाजिक गुणों के गतिशील संगठन को कहते हैं। गतिशील संगठन को कहते हैं। हंट के अनुसार, बिग तथा हंट के अनुसार किसी व्यक्ति के समस्त व्यवहार और उसकी विशेषताओं का योग ही उसका व्यक्तित्व है। ठीक है, दोबारा रिपीट करना है। बिग तथा हंट के अनुसार किसी व्यक्ति का समस्त व्यवहार उसकी विशेषताओं का योग ही उसका व्यक्तित्व है। वॉरेन के अनुसार, लास्ट डेफिनेशन है, वॉरेन के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है। व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। मतलब जो व्यक्ति का जो संपूर्ण मानसिक विकास किसी भी एज में हो सकता है। व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में हो सकता है। तो ये डेफिनेशंस हो गई। यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है, कोई डेफिनेशन दोबारा रिपीट करनी है? मैम एक डेफिनेशन आपने बोली ना, व्यक्ति शब्द दैहिक, मानसिक, नैतिक तथा सामाजिक गुण के गतिशील संगठन का। हाँ, को- नहीं, व्यक्तित्व शब्द दैहिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों के गतिशील संगठन है को कहते हैं। हाँ, तो इट मीन्स कि इट इज चेंजिंग वेरी फास्ट और फ्रीक्वेंटली। इन्होंने बोल दिया फिजिकली भी, मेंटली, मोरल वैल्यूज सब कुछ है उसके अंदर। हाँ, तो मतलब ये जो गतिशील बोल रखा है, मतलब इट मीन्स गतिशील का मतलब ये है कि जो दैहिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुण ये क्या है, ये गतिशील ही तो रहते हैं। आपकी सोसाइटी अभी कुछ है, नेक्स्ट टाइम अगली बार पता नहीं आप कहाँ है। ठीक है, तो ये उसी के अकॉर्डिंग गतिशील रहता है। आपका जो व्यवहार है, आपका जो सोसाइटी में रहने का तरीका है, जो आपकी मानसिकता है,
अब आप ये देखो कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हम पूरी तरह से उसी को फॉलो करेंगे, लेकिन सपोज आपको उत्तराखंड छोड़ के कहीं और रहना पड़ जाए तो आप वहां के भी कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं, वहां की चीजें भी आप सीखने लग जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में भी आ जाता है, आपकी वैल्यूज भी में भी आ जाता है। तो ये गतिशील हुआ। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट इसमें आपका है, ये तो मीनिंग और डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। तो टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी शब्द से आपको समझ आ रहा हो कि पर्सनालिटी कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना, कितने प्रकार की पर्सनालिटीज होती हैं। तो जो भारतीय दर्शन है उसमें और श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण भगवान ने 14वें अध्याय में, श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय में 3 गुणों को स्पष्ट रूप से बताया है। उन्होंने क्या बोला कि जीवन काल में ना कभी ना कभी आप ऐसे इंसान को आपने जरूर देखा होगा जिसके प्रति सभी लोग बहुत आकर्षित होते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में भी ऐसा जरूर होता है, या हम लोग भी किसी से बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं और सभी लोग उससे बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। कुछ ऐसी पर्सनालिटीज हमारे आसपास होती हैं, यहाँ तक कि जो पेट्स भी होते हैं या जो जानवर भी होते हैं ना, वो भी बहुत उनकी तरफ खींचते हैं। कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो सभी के बीच में एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि जो ये मतलब आपका व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही होता है कि कहीं ना कहीं आप या तो किसी ना किसी एक कटघरे में आप रहते हैं, या तो आप अच्छे में रहेंगे या बुरे में रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका पर्सनालिटी कैसी होती है कि बेचारे बहुत सीधे साधे होते हैं, बट वो हमेशा कहीं ना कहीं फंसते रहते हैं, किसी ना किसी मतलब कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी रूप में शिकार हो ही जाते हैं, चाहे वो किसी की नेगेटिविटी का हो या वो कुछ भी है। कुछ लोग कैसे होते हैं कि बहुत सिंपल सोबर होते हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटी को देख के हम बहुत मतलब इम्प्रेस रहते हैं, यार इस तरह का व्यक्तित्व होना चाहिए, बिल्कुल सुलझा हुआ। तो श्रीमद् भागवत गीता में 14वें अध्याय में 3 गुणों को के ऊपर इन्होंने श्री कृष्ण ने व्यक्तित्व के बारे में कहा है कि जैसे सुस्ती, नींद, मूर्खता, पाखंड, अहंकार, अभिमान और क्रोध, कठोरता, अज्ञानता, ये किस टाइप की पर्सनालिटी हुई? जो 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन्होंने इन गुणों के आधार पर पर्सनालिटी को बताया है, या पर्सनालिटी के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में व्याख्या की है। तो सुस्ती, नींद, मूर्खता, पाखंड, अहंकार, अभिमान और क्रोध, कठोरता और अज्ञानता, कौन बताएगा ये कौन सी पर्सनालिटी होती है? कौन सा गुण ज्यादा एक्टिव होता है ऐसे लोगों में? यस, तामसिक। तामसिक गुण मैम। तो तमस असंतुलन जिसके अंदर होता है, या जिनके अंदर ये सब चीजें होती हैं, वो क्या है? वो तमस के गुण है। ठीक है, तमस असंतुलन, विकार, अराजकता, चिंता, अशुद्ध, विनाशकारी, भ्रम, नकारात्मक, सुस्त, उदासीनता या फिर हिंसक, अज्ञानी, ऐसे व्यक्तित्व के गुण होते हैं। जिनके तामसिक गुण जिनका होता है, उनके अंदर ये सब आप उनके व्यवहार में देख सकते हो। तो ऐसी पर्सनालिटी को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इस पर्सनालिटी को हम? ये अच्छी पर्सनालिटी है या बुरी? ऐसे व्यक्तित्व से तो कोई भी इंप्रेस नहीं हो सकता। तो जो श्रीमद् भागवत गीता में जो पर्सनालिटी बताई है, वो तमस गुण के ये वाले सारे गुण बता दिए हैं, जिससे एक व्यक्तित्व बनता है। और ऐसे लोग आपके पास भी होते हैं, आपके आसपास भी होते हैं ऐसे लोग। दूसरा इन्होंने क्या बताया है, अभी देखती हूँ कौन लोग कितना जानते हैं। श्रद्धा जी, अब इनकी थोड़ा सा टेस्ट हाँ लिया जी। जाएगा कि ये इनको कितना पता है कौन सा गुण किस में एक्टिव होगा। ठीक है, मतलब मुझे नहीं बोलना, आप ये नहीं आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं। ठीक है, जो रजगुण वाले होते हैं उनके अंदर कौन कौन से वो होते हैं? जिनके अंदर राजसिक जो गुण है उसकी ज्यादा मात्रा होती है, उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है? मैम मैं बताऊं? बताइए। मैम उन्हें बहुत ज्यादा खान पीन का शौक होगा, बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस वेयर करेंगे, बहुत ओके। ज्यादा एंजॉय करते हैं लाइफ में। और ठीक बोला?
श्रद्धा और जी? हाँ, मुझे तो ठीक लग रहा है, मीडियोकर होते हैं वो लोग अच्छा, ना। और कोई भी बोलिएगा। मैम उनमें कामनाएं बहुत ज्यादा होती है, अभिलाषा ज्यादा होती है, इच्छाएं एक ज्यादा। लाइन में बात खत्म, एक लाइन में बात खत्म। गुड। तो रजस किसको बोला गया है? क्रोध, काम, अहंकार, लालच, दूसरों पर आरोप लगाना, अत्यधिक कठोरता, असंतोष, उग्रता, लगाव। जो सारे गुण जब किसी एक पर्सनालिटी के अंदर होते हैं तो वो कौन सी पर्सनालिटी होती है? वो रजगुण प्रधान व्यक्तित्व होता है। अब जो तीसरा पॉइंट है जिसको हम एक योगी का व्यक्तित्व भी बोल सकते हैं, सत्वगुण। सत्वगुण के लोग कैसे होते हैं? माधुरी जी, बहुत ज्यादा शांत, के लोग कैसे होते हैं? शांत, समाधानी, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, समर्पण भाव, और बोलने बोलने वाले ही सुना है मुझे, कम ज्यादा नहीं सुना है। सच संतोषी, बोलने वाले। जो है उसमें संतोष मानते हैं, ओके। परोपकारी होते हैं मैम, क्लास में और भी बोलिए। परोपकारी होते हैं, हम्म हर अवस्था में सम रहने वाले। धर्मानुसार करने वाले होते हैं काम। ओके, तो उच्च व्यक्तित्व माना गया उसको, शुद्ध ठीक है। विचार वाले। हाँ, सत्वगुण वाली पर्सनालिटीज कैसी होती हैं? जो इसमें संतोष, क्षमा, धैर्य, बाह्य पवित्रता, किसी से शत्रुता ना रखना, घृणा का अभाव, चंचलता का अभाव, जोश, आत्मसम्मान, अभिमान की अनुपस्थिति, मन की पूर्ण शुद्धता, सत्यनिष्ठा, मन के साथ साथ शरीर और इंद्रियों। मन के सत्यनिष्ठा कैसी होगी? जो मन के साथ साथ इंद्रियों की भी हो, ठीक है। पूर्ण निर्भयता, ध्यान और योग में निरंतर स्थिर रहना। ये तो बहुत सारे गुण हो गए, तो कोई भी 3-4 गुण आप याद कर लीजिएगा। तो अब इन सबकी एक मिली-जुली पर्सनालिटी भी होती है जिनमें ये तीनों गुण, देखो एक गुण बहुत ज्यादा किसी में माना जाता है, पर जो सत्वगुण प्रधान है वो आज के आधुनिक काल में तो बहुत मुश्किल है मिलने वाले। सत्वगुण प्रधान की जो पर्सनालिटीज होती हैं वो बहुत मुश्किल है जिसमें ये सारी चीजें एक साथ हो। कहीं ना कहीं रज और तम उनमें होता है, लेकिन योगी का जो व्यक्तित्व माना गया है वो पूरी तरह से ऐसा ही है जैसा इसमें बताया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू मद्भागवत गीता 14वें अध्याय में श्री कृष्ण ने पर्सनालिटी को इस तरह बताया है, ठीक है। अब हम जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे कि पर्सनालिटी कितने प्रकार की होती है। बेसिकली जो व्यक्तित्व है उसको सबने अपने अपने तरीके से बताया, ठीक है। क्रैशमर हैं, जिसमें शेल्डन है, विलियम जेम्स हैं, न्यूमैन, और ये इन लोगों ने पर्सनालिटी को अपने अपने अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया है। तो सबसे पहले क्रैशमर के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। क्रैशमर के अकॉर्डिंग हम व्यक्तित्व के बारे में अगर बात करें मैम तो एक बार ना इसका स्पेलिंग प्रोनाउंस कर दीजिए। क्रैशमर की, ओके, इसमें मेरे पास हिंदी में ही है लेकिन मैं दैट्स ओके देन, मैं हिंदी में लिख लेते हैं इसे। हिंदी में लिख लीजिएगा, मैं इसका कुछ स्क्रीनशॉट भेज दूंगी या फिर, ठीक है, नेम्स का अलग से, ओके। क्रैशमर ने जो पर्सनालिटी है उनको 4 प्रकार से बताया है, ठीक है। सबसे पहले है पिकनिक, सेकंड है एस्थेनिक, थर्ड है एथलेटिक, फोर्थ है डिस्प्लास्टिक। अकॉर्डिंग टू क्रैशमर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं। सबसे पहला है पिकनिक। पिकनिक किनको बोला जाता है? किस तरह की पर्सनालिटी को बोला जाता है? किसी को पता है? सुना है ये वर्ड आपने पहले? मे बी दोज हु आर इन मोर फन वे। नहीं, ये वो वाला पिकनिक नहीं है। आई वाज जस्ट गेसिंग। ओके, पिकनिक को बताइए और कैसे आप इसको बोल सकते हैं। पिकनिक होते हैं साहसी व्यक्ति जो होते हैं, या साहसी व्यक्तित्व जो होता है। तो पिकनिक क्या है? इस प्रकार के व्यक्ति साहसी, छोटे और गोल आकृति के होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। ये लोग साहसी होते हैं, छोटे हाइट के होते हैं और गोल आकृति के पुष्ट
व्यक्तित्व वाले होते हैं, ठीक है। सेकंड जो एस्थेनिक है, एस्थेनिक क्या है, इस प्रकार की जो पर्सनालिटीज होती हैं वो कैसे होते हैं, पतले, ऐसे व्यक्तित्व के लोग पतले, चपटे, कोमल शरीर गठन वाले, लंबे अंग वाले तथा जिनका सीना तंग होता है। सीना तंग कैसे होता है, कम चौड़ा होता है, ठीक है, तंग सीने वाले। थर्ड है एथलेटिक। शिवा, एथलेटिक कौन सी पर्सनालिटी होती है? कहाँ गई हमारी पीटीआई? शिवा जी सो गई वो लगता है। नहीं मैम यही हूँ, लेकिन मैम थोड़ा सा इसको बहुत अच्छे से अच्छा। नहीं सुन। कैसी पर्सनालिटीज होती हैं एथलेटिक, बताइए। तंग होती है, गतिशील, एथलेटिक, एथलेटिक गतिशील, थोड़ा सा। अच्छा चलो मैं बता देती हूँ, तुम रेस्ट करो, मैं बताती हूँ, ठीक है। एथलेटिक ma'am. कैसे होते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति अच्छी मांसपेशियों वाले होते हैं, जिनके कंधे चौड़े, हाथ लंबे और पुष्ट अंगों वाले होते हैं, ऐसे लोग। एथलेटिक, ओके मैम। समझ आया? लाइक मी। यस। थैंक यू मैम। फोर्थ है डिस्प्लास्टिक। श्रद्धा जी, ये लोग प्लास्टिक के नहीं होते हैं। ठीक है, पिकनिक तो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ठीक है, पर वो भी सही है, जो साहसी होंगे वही पिकनिक पे जा सकते हैं, ठीक है। एडवेंचरस, हाँ एडवेंचरस, बिल्कुल, ये ज्यादा सूट कर रहा है। डिस्प्लास्टिक होते हैं ऐसे शारीरिक, जो ऐसे व्यक्तित्व होते हैं वो कैसे होते हैं, इनका शारीरिक गठन कुछ कैसा माना गया है, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगी कि यह व्यक्ति अनुचित शारीरिक अनुपात वाले होते हैं। अनुचित शारीरिक अनुपात तथा विशेष शारीरिक गठन रखने वाले। अनुचित कौन से हो गए, जिसमें कुछ भी अटपटा होगा, और विशेष क्या होगा, जिसमें कुछ अलग होगा, ठीक है। इस प्रकार के व्यक्तित्व में शारीरिक असमानताएं पाई जाती हैं। शारीरिक असमानताएं पाई जाती है, जैसे किसी की 6 उंगलियां हो गई, ठीक है, समझते हो, जैसे ऋतिक रोशन है, उसके एक हाथ में 5 है ना, 2 थंब है, उसके 2 अंगूठे हैं, तो कुछ ना कुछ अंग असमानताएं होती है उनमें। और जो क्रिश्मर है, उन्होंने एस्थेटिक और एथलेटिक शारीरिक रचना वाले व्यक्तियों को कैसा बताया, इनकी नेचर कैसी होती है, शर्मीले होते हैं, अकेले रहने वाले होते हैं और संवेदनशील होते हैं। जो एस्थेटिक और एथलेटिक होते हैं वो कैसे होते हैं, शर्मीले, अकेले रहने वाले और संवेदनशील। नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट है जंग। जंग ने 3 भागों में पर्सनालिटी को बांटा है, व्यक्तित्व को 3 प्रकार से बताया है। एक है बहिर्मुखी, एक अंतर्मुखी और एक मध्यमुखी। जो बहिर्मुखी होते हैं वो लोग कैसे होते हैं, बहिर्मुखी, ये लोग सामाजिक, ऐसा जो पर्सनालिटी होती है वो सामाजिक, मिलनसार, संतुष्ट, प्रसन्नचित, चिंताओं से मुक्त रहने वाले होते हैं, और हमेशा बाहरी विश्व क्या होता है, जो सोसाइटी में खूब मिलते जुलते हैं, सबके साथ मेलजोल रखने वाले होते हैं, और इनका जो व्यवहार होता है वो बहुत निपुण होता है। ये हम कहते हैं ना कि ये तो पार्टी की जान आ गई है, या ये तो हमारी कॉलोनी की जान है। क्यों बोलते हैं हम ऐसे लोगों को? आपके आसपास कुछ ऐसे होंगे जो बहुत हंसी मस्ती मजाक वाले होते हैं, तो अगर आपके घर में या कहीं कोई पार्टी होती है, अगर वो बंदा ना आए तो आपको बड़ा यह लगता है कि पार्टी की आज जान नहीं आई है, सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं, तो मतलब आप में से भी एक पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है ना। और बहिर्मुखी व्यक्ति कैसे होते हैं, ये व्यक्तित्व कैसा पाया जाता है, आशावादी और अवसरवादी। आशावादी होते हैं और अवसरवादी स्वभाव के होते हैं। ये कार्य करने को बहुत महत्व देते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं काम करने के लिए।
और ऐसे लोग निपुण खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्मुखी। ये लोग कैसे होंगे? जो बाहरी व्यक्तित्व है ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। मैम पहले बताया वो सभी बहिर्मुखी का है क्या? पहला बहिर्मुखी था, ठीक है। ठीक है। सेकंड है अंतर्मुखी। ये लोग कैसे होते हैं? बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत होते हैं। अब बिल्कुल विपरीत कैसे होंगे श्वेता? विपरीत बताओ कैसे होंगे? मैम जो रिजर्व नेचर के होंगे, ज्यादा मिलनसार नहीं होंगे, अपने अंदर अंदर मतलब इस टाइप की पर्सनालिटी होगी आपकी जो अंतर्मुखी के अंदर उनको बताएंगे। हंसी मजाक पसंद नहीं है, ज्यादा इवेंट्स में जाना हाँ पसंद जी। नहीं है, अपने कार्य के प्रति और कर्म को ही ज्यादा महत्व देते हैं, किसी दूसरे के काम बहुत कम आते हैं ऐसे लोग। आध्यात्मिक मैम। विषयों को पढ़ने में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। तो यहाँ तो आप सारे आध्यात्मिक विषय पढ़ रहे हैं कितने दिनों से, तो अब आप लोग अंतर्मुखी बनते जा रहे हैं। थोड़ा बहुत चेंज तो आपके अंदर आ रहा होगा योग करने से, तो आप बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो रहे हैं। लेकिन ये कौन सा अंतर्मुखी होना है? ये अंतर्मुखी कैसा है? ये आप बना रहे हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि आप योग के स्टूडेंट्स हैं। और ये अंतर्मुखी क्या है? जिनका बाय बर्थ जो बचपन से ही इनकी नेचर ऐसी होती है कि सबसे के साथ मिक्सअप नहीं होते हैं, ठीक है, थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं और अपने जीवन से ये लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। दिन में सपने देखना इनकी मुख्य विशेषता होती है और इनका फेवरेट काम क्या होता है? चिंतन और लेखन। इन्हें सोचना और लिखना बहुत पसंद है होता है, ऐसे पर्सनालिटी होती है ये। नेक्स्ट है मध्यमुखी। मध्यमुखी कौन हुए सोनाली? मैम इन दोनों के बीच के होंगे। यस यस, बहुत अच्छा गैस किया। इन दोनों के बीच सविता जी कैसे मानेंगे आप इनको? मतलब न्यूट्रल ना है ज्यादा जो प्रसन्न रहते हैं और ना दुखी रहते हैं, बीच में रहते हैं। ऐसे कैसे रह सकता है कोई? या तो बहुत बिल्कुल चुप होगा, प्रसन्नता के टाइम पर ज्यादा प्रसन्न नहीं रहते और दुख होने के टाइम पर ज्यादा दुखी नहीं। फिर तो कोई योगी हो गए। सम रहते हैं। सम तो नहीं रह सकते ना कोई भी, सम तो सिर्फ योगी रह सकते हैं, बाकी हमारे साधारण मनुष्य के लिए तो बड़ा मुश्किल है। मैम जो ऐसे नहीं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं अपना बिहेवियर। इनको हम थोड़ा मूडी भी बोल सकते हैं। ये पूरी Moody। तरह से ना अंतर्मुखी होते हैं ना पूरी तरह से बाह्यमुखी होते हैं, ठीक है। इनमें कुछ गुण ऐसे होते हैं कि हंसमुख भी होता है कभी कभी, और कभी कभी ये बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाते हैं, बिल्कुल चुप। इन दोनों का मिश्रण माना गया इनको, ठीक है। और ऐसे व्यक्तियों की ज्यादा अधिकता होती है समाज में। हमारे सोसाइटी में युग ने ऐसा बताया कि ये जो बीच वाले व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं ना, इनकी अधिकता ज्यादा पाई जाती है सोसाइटी में, ठीक है। नेक्स्ट है शेल्डन। शेल्डन के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व का वर्गीकरण। शेल्डन ने व्यक्तित्व को 3 प्रकार से बताया। शेल्डन ने व्यक्तित्व को 3 प्रकार से बताया। नंबर 1, गोला आकार। गोला आकार जो दिखने में मोटे, छोटे, भारी तथा जिनके गोल गोल बॉडी, फिजिक जिनका गोल गोल होता है। अब फिजिक गोल गोल कैसे हो सकता है? कुछ लोग तो बेचारे बहुत बाद में होते हैं इस कंडीशन में, कुछ शुरू से तो पतला ही होते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बढ़ते बढ़ते शादी के बाद उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर गोलाकार क्या है? जिनका शरीर शुरू से ही मोटा, भारी, जिनका पेट बड़ा होता है, पाचन क्रिया जिनकी कम विकसित होती है। ऐसी पर्सनालिटीज आपके आसपास होंगी, घर में तो बहुत ही होते हैं ऐसे लोग हमारे, ठीक है। नेक्स्ट है आयताकार। ये लोग कैसे होते हैं? ये लोग खूब शक्तिशाली होते हैं, आयताकार। इनकी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती है। ये लंबे चौड़े डील डोल वाले होते हैं। और थर्ड है लंबा आकार। इन्होंने बहुत सिंपली इसको डिस्क्राइब किया है, तो ये तुम्हें याद रहेगा। थर्ड पॉइंट है लंबा आकार। इनका कद तथा हड्डियां लंबी होती हैं। ये कोमल, कमजोर शरीर के मालिक होते हैं।
ठीक है। जो आइजेंक है, आइजेंक ने भी 4 प्रकार से व्यक्तित्व को बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने भी 2 प्रकार तो सेम बताए हैं, जंग जैसे, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। और 2 पॉइंट इनके क्या है, एक है साइकोटिसिज्म। साइकोटिसिज्म एक वर्ग इन्होंने बताया है, साइकोटिसिज्म, और दूसरा है न्यूरोटिसिज्म। ठीक है, इनके वर्ड्स में आपको, इनकी पिक में आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है, जो साइकोटिसिज्म होते हैं, इस वर्ग में कैसे लोग होते हैं, जो समाज विरोधी होते हैं, वो पर्सनालिटीज आती हैं इसमें, जो समाज विरोधी होते हैं, जो दूसरों की परवाह नहीं करते। और जो न्यूरोटिसिज्म जो पर्सनालिटी होती है, ये लोग कैसे होते हैं, ये मानसिक रोगी होते हैं। ऐसी पर्सनालिटीज भी होती हैं हमारी सोसाइटी में, जिनको आप देख के नहीं पता कर सकते कि ये मानसिक रोगी है। अपने चारों ओर के वातावरण और कठिनाइयों का अनुभव करते रहते हैं, ये हमेशा परेशान ही रहते हैं, डिप्रेशन में ही रहते हैं। ठीक है, और इनके कुछ पॉइंट्स इन्होंने बताए थे, लेकिन वो पॉइंट्स बहुत लंबे हो जाएंगे, तो उसको हमें जरूरी नहीं है लिखना। नेक्स्ट है सामाजिक, जो हमारे भारतीय दृष्टिकोण है। भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है, जैसे कि अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया, सद्गुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। ठीक है, इसको आपको दोबारा जरूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि जो भारतीय दर्शन है उसमें वही व्यक्तित्व बताया है जो श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के गुण वालों को बताया। अब है समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व के 6 प्रकार हैं। नंबर 1 सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल। ये वो व्यक्तित्व होता है, या उस तरह के व्यक्ति होते हैं जो व्यवहार से ज्यादा सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं, जैसे कवि, लेखक, दार्शनिक, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। सैद्धांतिक दृष्टिकोण जो व्यक्तित्व होते हैं वो क्या है, वो अपने सिद्धांतों पर जीते हैं। ठीक है, सेकंड है आर्थिक, इकोनॉमिक। ऐसी पर्सनालिटीज क्या कौन सी होती है, जो हमेशा धन की चिंता करती हैं, जैसे व्यापारी, दुकानदार, उद्योगपति, ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं। ये हर काम को कैसे देखते हैं, लाभ की दृष्टि से। नेक्स्ट है सामाजिक, सोशल, जिनमें ये वो पर्सनालिटीज होती हैं जिनमें दया, सहानुभूति, सहिष्णुता, समाज सेवा की भावना प्रबल होती है। कुछ पर्सनालिटीज हमारे आसपास ऐसी होती है कि आप उनको कभी भी, आप उनके पास हेल्प के लिए जाएं या आप उनसे कोई भी काम कहें, वो हमेशा रेडी रहते हैं, उनको ना करना आता ही नहीं है। फोर्थ है राजनीतिक, पॉलिटिकल पर्सनालिटी। ये कौन से लोग होते हैं, जिनको दूसरों पर अपनी सत्ता को या निर्देश देने की आदत होती है, जो दूसरों पर अपना प्रभुत्व और नियंत्रण करने की जिनमें योग्यता होती है। कुछ लोग होते हैं ना बहुत कमांडिंग से, चाहे उनसे उनको कोई सुन भी नहीं रहा है, उनके कोई मान भी नहीं रहा है, लेकिन उन्हें कमांड देने की आदत होती है हर जगह जाए, चाहे आपका वर्क प्लेस हो या आपकी फैमिली हो, कहीं ना कहीं एक ऐसी पर्सनैलिटी तो जरूर होती है जिनको लगता है वो बड़े हैं या फिर वही सबसे अच्छा निर्देश दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है धार्मिक, रिलीजियस। रिलीजियस किस टाइप के होते हैं, जो धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले होते हैं या फिर ईश्वर से डरने वाले होते हैं, जैसे संत, पुजारी, भक्त। कुछ लोगों को देखा है आपने कि अगर ये काम नहीं करा तो नहीं ऐसा कुछ गलत हो जाएगा, बहुत पंडितों के चक्कर में रहना, पूजा पाठ में बहुत कुछ भी हो जाए चाहे, पर उनकी पूजा पाठ भंग नहीं हो सकती, जो हर चीज को पूजा से ही शुरू करते हैं, जो धर्म कर्म में बहुत विश्वास करते हैं, ये वो वाली पर्सनालिटीज होती हैं। नेक्स्ट है सौंदर्यात्मक, एस्थेटिक। कलाकार, मूर्तिकार, प्रकृति प्रेमी,
साहित्यकार, ये वो वाली पर्सनालिटीज आती हैं इसके अंतर्गत, जो हर चीज को कला की दृष्टि से देखते हैं। तो ये जो पर्सनालिटी का सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था वो क्या था कि पर्सनालिटी क्या है, आपके बाहरी और आंतरिक, मनोशारीरिक और व्यवहार की एक समष्टि है या एक संगठन है। तो ये जितनी पर्सनालिटीज बताई गई हैं उसमें हर चीज आ गई, आपकी बॉडी शेप, आपका व्यवहार, आपकी क्वालिटीज, आपके अंदर क्या क्या विशेषताएं, क्या गुण है, क्या अवगुण है, सब तरह की पर्सनालिटीज को यहाँ बता दिया गया है। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड आपको क्या समझ में नहीं आया? बताइए, बोलो। कोई छोटा, किसी का कोई पॉइंट? क्लियर? क्लियर ना? वैसे इसमें कुछ ऐसा था नहीं कि आपको ना समझ आए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके पर्सनालिटी के निर्धारक तत्व के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको अगर कुछ पूछना है, कोई पॉइंट आपका मिस हुआ है या फिर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं। जो पर्सनालिटी के बारे में जो डेफिनेशंस दी थी ना, वो डेफिनेशन जो 49 डेफिनेशंस बताई गई थी और जो 58 डेफिनेशन थी वो किसने दी थी? कौन से मनोवैज्ञानिक ने दी? कॉपी नहीं देखेंगे कोई? कौन से मनोवैज्ञानिक? आलपोर्ट ने। कौन से ईयर में दी थी? 73 में मैम। 37 नहीं, 73 में 37 नहीं 73। ठीक है, और उसके बाद मैंने 73 लिखाई थी मैम आलपोर्ट ने कब दिया था, किस सन में? 73 में। आलपोर्ट ने 73 में दिया था। क्लियर? श्रद्धा जी 73 था ना? 37 लिखा हुआ है मैंने। तो 37 ही होगा चाहिए। मैं पहले क्लियर कर लूँ, एक सेकंड। मैम 37 ही था पहले तो। अच्छा, ये कौन बोला? यस, श्वेता 37 ही था। ओके 73 किसने बोला सबसे पहले? मैम पहले आपने 37 बोला, फिर 73 बोला था आपने। नहीं 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 नहीं, जो नहीं, 37 ही बोला था आपने। 37 ही था। 73 कहा था। लेकिन जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो श्वेता गौड़ ने 73 बोला। कोई बात नहीं, हो जाता है 37 का 73। उल्टा बोल दिया था। यस चलिए, अब जो डेफिनेशन, जैसे अगर देखा जाए तो जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने, जो गिलफोर्ड थे, गिलफोर्ड ने 1959 में जो ये साइकोलॉजी की, वो सॉरी पर्सनालिटी की जो डेफिनेशन थी, इनको 4 प्रकार से डिवाइड किया था। ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा टाइम बचा हुआ है तो मैं थोड़ा वैसे ही बता रही हूँ। जो आपने लिखा है वो इनफ है, काफी है वो उतना। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि इतनी सारी डेफिनेशन जब दी गई थी, 49 भी और 50 डेफिनेशन जब हो गई थी पर्सनालिटी की, उसके बाद गिलफोर्ड आए। गिलफोर्ड ने 1959 में क्या किया, इन जो डेफिनेशंस थी, इन डेफिनेशंस को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जिससे लोगों को ये समझना इजी हो जाए कि कौन से सेक्शन में किस साइकोलॉजिस्ट ने क्या या किस फिलोसफर ने कौन सी डेफिनेशन दी थी। ठीक है ना? तो जो 4 प्रकार की जो डेफिनेशन थी या जो 4 भागों में उन्होंने विभाजित किया था, वो कौन कौन सी थी? एक थी ऑम्बिनेंस, दूसरी थी इंटेग्रेटिव, तीसरी थी हिरारिकल और फोर्थ थी एडजस्टमेंट। ठीक है, तो अगर हम इनको वैसे मैं आपको हिंदी में बताऊं तो पहली संग्राही, दूसरी समकलात्मक, तीसरी सोपानित परिभाषाएं और चौथी थी समायोजन। ये 4 कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड कर दिया इन 50 डेफिनेशंस को, और 2-2 या 3-3 साइकोलॉजिस्ट बता दिए कि किस किस ने कब कब क्या क्या कहा था। तो वो जरूरी नहीं है कि आप ये सारा पढ़ें, जो आपको डेफिनेशन दी गई है वो काफी है, लेकिन फिर भी नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार इसको भी एक्सप्लेन करना चाहूंगी, तो थोड़ा मटेरियल आपके पास ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास बाय चांस क्वेश्चन आ गया कि संग्राही परिभाषाओं में कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट थे,
तो आप इजीली बता सकते हैं कि संग्राही में कैम्फ थे और दूसरा मार्टिन प्रिंस। इन्होंने ही डेफिनेशन, जो इनके विचार थे, जो पर्सनालिटी पे इन्होंने व्यूज दिए हैं, वो इनके मैच करते थे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि पर्सनालिटी को बाहरी आवरण को कौन इंपॉर्टेंस देता है, तो सोनाली और श्वेता मुझे बताएंगी कि उनको बाहरी पहनावे पर वो जल्दी समझते हैं कि लोगों की पर्सनालिटी क्या है। तो मैं क्या बोलूंगी कि सोनाली और श्वेता इस कैटेगरी को, इनके थॉट्स यहाँ मैच करते हैं। ठीक है, ये बाहरी पहनावे को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है व्यक्तित्व के अंदर, और जो विचारों को इंपॉर्टेंस देते हैं उनमें श्रद्धा जी हो गई और दीप्शी है आपका नाम, दीप्शी, मुझे लगा मैं गलत पढ़ रही हूँ। ठीक है, ठीक है मैम। हाँ, तो उसके अंदर श्रद्धा जी और दीप्शी हो गए। तो इसी तरह से इन्होंने भी कैटेगराइज कर दिया कि कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट थे, किस किस को किनके मत आपस में मिल रहे थे। किसने बाहरी रूप रंग को दिया इंपॉर्टेंस, किसने व्यवहार को दिया, किसी ने विचारों को दिया, किसी ने शरीर के डील डॉल को बारे में बोला। क्लियर? तो ये सिर्फ आज इतना ही हम डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग पूछिए अगर कुछ पूछना है, वरना हम क्लास। ऐसा भी तो है कि ये इन सब का भी तो मेल बोला हुआ है ना कि एवरीथिंग शुड बी, बिकॉज पर्सनालिटी के अंदर तो सभी चीजें आती हैं। हम फोकस भले ही हम अच्छे चरित्र को दें, क्योंकि वो तो आप तब देखते हैं ना जब आप किसी को जानने लगते हैं। अब आपके पास कोई, आपको सपोज करो आपकी शादी में आपको कोई लड़का देखने आ रहा है, तो आप एकदम उसके विचार तो नहीं देख लोगे ना, आप बाहर देख के समझोगे कि हाँ ये पर्सनालिटी अच्छी है, पर्सनालिटी वाइज बहुत अच्छा है। हम ऐसे ही समझते हैं दूसरों को। लड़की को, किसी को भी देखेंगे तो हम पहले बाहरी आवरण ही देखते हैं, ठीक है ना। व्यवहार और विचार हम कब देखते हैं, जब हम उनके साथ रहते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो बाहरी आवरण को देखकर, या इसीलिए पर्सनालिटी का जो मीनिंग है वो मुखौटा या फिर मास्क बोला गया है, जो बाहर से दिखता है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इन सब चीजों को एक मतलब आधार नहीं दिया। उन्होंने कहा थोड़ी थोड़ी हर चीज व्यक्तित्व के अंदर मानी गई है। ठीक है, तो अभी इतना ही। और बताइए, किसी को कुछ पूछना है? और एक इसमें आपने जो डेफिनेशन दी थी उसमें मुझे नाम बता दीजिए, मैं लिखना भूल गई। जो दैहिक, मानसिक और नैतिक वाली जो डेफिनेशन थी वो किसने दी थी? वो थी ड्रेवर, नॉट ड्राइवर, ड्रेवर। ड्रेवर, हाँ। ठीक है, ओके मैम। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से है, उसमें 6 नंबर का क्या है? समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से 6 नंबर का है सौंदर्यात्मक। एक बार मैं और चेक कर लेती हूँ। मैम आपने आईजेंक के अकॉर्डिंग बताया था, तो उसमें 4th नंबर का क्या था? 4th नंबर में आंसर करूं? समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण में आप मैच कीजिए। पहला सैद्धांतिक था, दूसरा आर्थिक, तीसरा सामाजिक, चौथा राजनीतिक, पांचवा धार्मिक और छठा सौंदर्यात्मक, एस्थेटिक। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। मैम आजकल जैसे पर्सनैलिटी को डिवाइड करते हैं जनरली, जब हम पेशेंट्स देखते हैं, टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी। टाइप सी बहुत रेयर होता है, बट टाइप ए तो हम वो इसमें नहीं ले सकते। इसमें जो आजकल मॉडर्न तरीके से देखते हैं टाइप ए एंड टाइप बी, वो पर्सनैलिटी। किस टाइप की पर्सनैलिटीज आप लोग ने पढ़ा है, आप बताइए थोड़ा मुझे उसका। कॉम्पिटिटिव, एग्रेसिव, और जो टाइप बी होते हैं वो पेशेंट होते हैं, थोड़े सस्टेनेबल होते हैं, इस तरह के, शांत मतलब। तो जो इसमें जो बताया है, जो बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी है या मध्यमुखी है, वो पर्सनालिटीज वैसी ही होती हैं। ठीक है, जो सतगुणी, रजगुणी और तमोगुणी प्रधान होती है, वो पर्सनालिटीज भी वैसी होती है, टाइप ए, बी और सी, है ना। अधिकतर आसपास जो हमारे क्या वातावरण के अकॉर्डिंग भी, हमारा जो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जो पर्सनालिटीज है वो कैसी होती है, वो ऐसे ही होती है कि हर आपके आसपास जैसा माहौल होगा वैसा ही वो बनता चला जाता है। टाइप ए, बी के अंदर आपने कौन सी बताई थी? टाइप ए के अंदर, टाइप ए में मैम एग्रेसिव, कॉम्पिटिटिव, इस तरह। मैम इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखते हैं टाइप ए पेशेंट्स में। टाइप बी एक्सप्लेन भी किया था शायद कि ऐसे व्यक्ति कौन से होते हैं जो साइकोस, ये जो न्यूरोटिस वाले बताए थे मैंने। हाँ जी, न्यूरोटिसिज्म वाले जो लोग थे वो कौन से थे? वो मानसिक रोगी बताए थे, है ना। और साइकोटिज्म वाले थे जो वो कैसे थे? वो समाज विरोधी होते हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो एक्सप्लेन है, कहीं किसी ना किसी भी साइकोलॉजिस्ट ने वो अपने उसमें बताया हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको दर्शन के अकॉर्डिंग भी,
और वेस्टर्न जितने भी फिलोसफर्स है, साइकोलॉजिस्ट, उनके सबके अकॉर्डिंग मैंने आपको पर्सनालिटीज बता दी। तो आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो नहीं, आप मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप उसका आंसर ना दे पाए, ठीक है? नहीं, पर आई वांट टू आस्क वन थिंग दैट दीपशिका कंगना आस्क्ड दैट टाइप ए एंड टाइप बी में, तो टाइप ए में तो दोनों ही आ गए ना, साइकोटिज्म और न्यूरोटिज्म। हाँ, मतलब मैं वही बोल रही हूँ कि टाइप ए और टाइप बी बहुत ज्यादा वाइडली उन्होंने बहुत सारी चीजों को इसमें इंक्लूड कर दिया हुआ है। तो मैं यही पूछ रही थी कि जैसे मैम ने मॉडर्न तरीके से हमें बताया कि ये मॉडर्न फिलोसफर्स ने इस तरह से बताया, तो आजकल जैसे हम पेशेंट्स देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो वो उसमें जब डायग्नोसिस वो लिखते हैं, साइकेट्रिस्ट डायग्नोसिस लिखते हैं, तो टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी लिख के करते हैं। मैंने किसी का देखा था तो इसलिए पूछा। ओके, लेकिन मैं आपको बुक का रेफरेंस दे सकती हूँ कि कहाँ किसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, तो हम बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है ना? क्योंकि जो बुक के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे पास प्रूफ है। अब जो आपको जो साइकोलॉजिस्ट जो बता रहे हैं, उन्होंने किसकी थ्योरी पढ़ी या किसके रेफरेंस में उन्होंने ये सब कुछ पढ़ा, वो भी कहीं ना कहीं ठीक ही होगा अगर वो डॉक्टर लिख रहे हैं तो। लेकिन मेरा कहने का क्या मतलब है, जो टाइप ए और टाइप बी है उसकी वो भी यहाँ किसी न किसी रूप में उसका वर्णन किया हुआ है, जितने मैंने आपको पर्सनालिटी के टाइप्स बताए हैं, ठीक है? जैसे कि आइजेंक ने जो बताए हैं, इसके चारों प्रकार आपके टाइप ए, बी और सी से मिलते हैं, है ना? ठीक है, तो यहाँ इनके नाम भी बता दीजिए आइजेंक के अकॉर्डिंग। मैंने आपको लिखवाया था ना, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, साइकोटिज्म और न्यूरोटिज्म, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ जी, थैंक यू मैम। ओके जी, चलिए और कुछ पूछना है? थैंक यू मैम। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास थैंक एक्चुअली। यू सो मच। आप लोगों को इंटरेस्ट आना चाहिए, तभी हमारे पढ़ने का पढ़ाने का कोई मतलब है, अदरवाइज तो फिर हमें लगता है कि बच्चे अगर बोर हो रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। वैसे भी ये आई टाइम डोंट थिंक सो कि इसमें से कोई भी टीचर ऐसा है जिसकी क्लास में हम लोग बोर होते होंगे। वी ऑलवेज आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द क्लास एक्चुअली। बिल्कुल, देखो टीचर्स अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है कि बच्चों को सब कुछ, स्टूडेंट्स को समझ आए और इंटरेस्ट के साथ भी पढ़े। तो इसलिए हम चारों की तो यही कोशिश रहती है कि आप लोग एंजॉय करें क्लास को पढ़ाई के साथ साथ। एक्चुअली मतलब मेरे ख्याल से अभी एक ग्रुप ने भी किसी में डाला है, एंड वेरी ट्रू कि वी रियली एंजॉयड इट एक्चुअली। थैंक यू सो मच। चलिए, ओके, क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके।